कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव के नतीजों के बाद 4 कार्यकारी अधिकारियों और एक अध्यक्ष के नाम पर मंथन। कल LAHDC कारगिल के 9 निर्वाचित पार्षदों को दिलाई जाएगी शपथ। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने के दिए निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अनंतनाग दौरा, विकास कार्यों को लेकर सभी सेक्टोरल और मंडल अधिकारियों से की समीक्षा बैठक। PRI और अन्य हितधारकों से की मुलाकात। हिमाचल में राहत पैकेज पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी में जंग जारी। सुक्खू सरकार लगातार केंद्र से कर रही है पैकेज की मांग, तो बीजेपी ने कहा केंद्र ने की है पैकेज की घोषणा, जमीन पर राहत नहीं बांट पा रही है सरकार। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का ऐलान। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट होगा शामिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आज फिर महासंग्राम में हम बात 2 बड़े मुद्दों की करेंगे। पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर से है, जहां 3 दिवसीय दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ और बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें की। इस बैठक में उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है और जम्मू कश्मीर की भाजपा इकाई को आने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा RSS चीफ ने पार्टी नेताओं को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने और RSS और बीजेपी के बारे में उनके मन से गलत फहमी दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। तो 3 दिन का RSS चीफ का जम्मू कश्मीर का दौरा था, ये दौरा काफी कामयाब रहा और इस दौरे में कई अहम मीटिंग हुई, कई लोगों से RSS चीफ की अहम मीटिंग भी हुई और इस दौरे में खासतौर से लोकसभा चुनाव पर बीजेपी के लीडरों से भी मोहन भागवत की मुलाकात हुई और इस दौरे पर उन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत दी है। विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया, अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। यह दिशा भारत में ही उनको मिलती और भारत में उनको मिलनी ही थी, क्योंकि भारत के पास अपना एक दृष्टिकोण है, वो थियरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है, लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है। सत्य यह है, एक के ही सब बने हैं, इसलिए सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम। तो भागवत ने बीजेपी को कमर कसने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहे RSS प्रमुख और चलिए इसी दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी इस मौके पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूं। मेरे साथ सहयोगी मनोज कौल जम्मू से जुड़े हुए हैं और इनके अलावा RS पठानिया जी हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और नम्रता शर्मा जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। तीनों का बहुत वेलकम है, इस्तकबाल है महासंग्राम 2024 में। और इसी दौरे पर हम चर्चा करेंगे, इसी दौरे पर हम बात करेंगे कि इस दौरे को किस तरह से देखा जाए।
3 दिन का ये दौरा था। चलिए, मैं सबसे पहले मनोज आपसे ही शुरुआत करूंगा। किस तरह से इस 3 दिन के दौरे को देखा जाए, क्या कुछ हासिल हुआ इस दौरे का? देखिए अबू हुरैरा, ये जो 3 दिन का दौरा था मोहन भागवत का, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जहां जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो एक एनजीओ हम कह सकते हैं, उस तरह का वो काम करता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो बीजेपी की जो सपोर्ट है उसको भी गार्नर करने की कोशिश करता है। तो मोहन भागवत का जो यहाँ दौरा था, उन्होंने जो मीटिंग यहाँ पर ली, सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने उसमें कही वो ये कही कि बीजेपी को सब कुछ खासतौर पे जब स्वयंसेवकों से वो खिताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा का मतलब ये है कि जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आरएसएस एक पर्टिकुलर समुदाय के ये काम करता है, उसके हित के लिए काम करता है और भाजपा के लिए ही सिर्फ काम करता है, तो वो नोशन जो है उसको नेगेट करने की उन्होंने कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय भी है उसके साथ भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी उनका साफ ये इशारा था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनके साथ सबको आगे मिलके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये बयान उस वक्त आया है जब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं। हम आपको बता दें अबू हुरैरा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरह की गतिविधियां अभी चल रही हैं चुनाव से मुतल्लिक, हालांकि अभी चुनाव कुछ महीने दूर है, लेकिन उससे पहले ही तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं चुनाव के लिए और बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि जहां उनके जो सिटिंग एमपीज हैं वहां उनकी बढ़त बनी रहे और साथ ही उनकी एक नजर जो है वो कश्मीर वैली पर भी है। कश्मीर वैली की जो खास तौर पे अनंतनाग की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर ज्यादा नजरें गड़ी हुई है बीजेपी की। और यही कहा जा रहा है कि जब बीजेपी के साथ मीटिंग हुई आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, तो वहां पर उन्होंने साफ उनको निर्देश दिए कि जो ये सीट है यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि जो वहां की ये जो लोकसभा क्षेत्र है, जो अनंतनाग का लोकसभा क्षेत्र है, वहां से भी बीजेपी की जीत हो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत ने जहां स्वयंसेवी संगठनों से ये आह्वान किया कि वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए काम करें, वहीं उन्होंने बीजेपी को ये एक सीख दी, एक हम ये कह सकते हैं कि एक मशवरा दिया कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय तक ही अपनी एक्टिविटीज को वहां तक ही महदूद ना रखें, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी आगे उनके साथ भी संपर्क साधें, उनके साथ भी वो वार्तालाप करें और कोशिश करें कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मुस्लिम समुदाय। तो बिल्कुल एक तरह से मोहन भागवत ने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया और ये दौरा काफी अहम एक तरह से बीजेपी के लिए रहेगा लोकसभा चुनाव से पहले। मैं आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। आरएस पठानिया जी, 3 दिन का दौरा था और इस दौरे में जिस तरह से मनोज ने बताया कि आरएसएस चीफ ने तमाम चीजों पर फोकस किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा जो चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए अभी से यहीं से कमर कस लें। जी नमस्कार अभी हुरैरा, आदाब आपको। वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव, यही जो माननीय सर संचालक जी के दौरे में कहा गया, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का मूल है और यही भारतीय जनता पार्टी का कोर आइडियोलॉजी भी है। ये बहुत बड़ा एक तमाचा या बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है उन लोगों के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पंथ विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आप ही के चैनल पे खंडन किया था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने या नहीं जिताने का ये उनका ये कोई ऐसी कोई नीति रणनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ना बनाई है ना वो बनाएंगे। लेकिन भारत कैसे चलेगा, भारत का एक जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल बेस, भारत की परंपरा, भारत का एक फ्यूचर, उसका एक ब्लूप्रिंट, भारत के नागरिक कैसे बिहेव करें, स्वयंसेवक कैसे बिहेव करें, उसकी एक रूपरेखा उन्होंने अपने विभिन्न इंटरेक्शन में और खासकर कठुआ में जो संवाद स्वयं सेवकों के साथ किया उसका काफी सारा एक जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पब्लिक डोमेन में भी है। तो हमारा मानना है, देखें एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने जिसको
दोहराया था कि सरकारें बनती बहुमत के साथ है लेकिन चलती सर्वमत के साथ है। हर एक को ऑन बोर्ड लेना, जो भारत के रहने वाला नागरिक है, उसका धर्म क्या है, उसका पंथ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी जात क्या है, और तो और जीतने के बाद उसकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हर एक को ऑन बोर्ड लेना, हर एक को भारत की विकास गाथा में उसका योगदान लेना, अपने ओर से वो भारत की तरक्की उत्थान के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे, भारत चलिए, बढ़ सकता है। ठीक है। नम्रता जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जी जी जी, नम्रता जी, आपने आरएस पठानिया जी को सुना, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को पहले राष्ट्र की फिक्र है, सरकार की फिक्र नहीं है, क्योंकि आने वाले चुनाव तो जरूर हैं, लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि जिस तरह से मनोज बता रहे थे कि आरएसएस चीफ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो वहां की लीडरशिप है, जो कोर ग्रुप है, उस कोर बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग से ही आरएसएस चीफ के दौरे की शुरुआत हुई थी। लेकिन पठानिया जी का मानना है कि मोहन भागवत जी के लिए राष्ट्र पहले और सरकार बाद में। देखिए, होना तो यही चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम पहले होना चाहिए और बाकी तमाम चीजें बाद में होनी चाहिए। मेरा जो देश है वो प्रथम होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में आना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं मानती, सिर्फ कहने की बात है कि वासुदेव कुटुंबकम। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस विचारधारा की रही है कि सभी धर्मों को जब तक साथ लेके नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सारे धर्मों के लोगों ने अलग अलग तरह से योगदान दिया इस देश को बनाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से ये कहते हैं कि वो आरएसएस चीफ जो कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म को भी साथ लेके, कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी ओर था कि उनको भी साथ लेके चलना है। ये 2014 के लिए एक रणनीति के तौर पे एक फिलर है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले फेंकते आए हैं। मोदी जी जिस तरह से जुमलेबाजी करते आए हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भी तथाकथित सच्चाई होती तो आज तक जो 9 वर्ष का कार्यकाल इस भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को जरूर मिलता। उसके विपरीत हमने देखा कि किस तरह से देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, धर्म के नाम पे राजनीति करी। और आज अगर ये कहते हैं, अगर ये उस पर चले तो बहुत बढ़िया है। और ये कहते हैं कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ आके वो बीजेपी के ही लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको अपनी रणनीति बताते हैं, 2014 का एक रोड मैप बताते हैं। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर से चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, पठानिया जी आप बीच में बोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं नम्रता जी का। जी देखिए, एक मिनट, पठानिया साहब मेरे भाई हैं और पठानिया साहब जो कह रहे थे, क्योंकि इनकी ये विचारधारा जरूर हो सकती है, क्योंकि ये उस विचारधारा के जरूर हो सकते हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। मैं मान सकती हूँ कि ये इनकी अपनी विचारधारा होगी, लेकिन इनकी पार्टी इससे बिल्कुल विपरीत चलती है और वो उसकी मोहर लगाती है उनकी तमाम जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 9 वर्षों के अंदर। पठानिया जी। जी, मेरा मानना है, हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीतिकरण नहीं करते धर्म का, पंथ का या किसी जाति विशेष का। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको सेट करूंगा। गौ विजिलेंट, जो अपने आप में गौ रक्षक जिनको कहते हैं, और गौ रक्षक देश भर में आज से नहीं कई दशकों से एक्टिव थे। लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गौ रक्षकों, जो कौ विजिलेंटिज्म, जो जाके जो लोग गायों के साथ पाए जाते थे उनको मारना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, प्रधानमंत्री जी ने उसका खंडन किया और लोगों को समझाया ऐसा मत करें। दूसरी, बाबरी मस्जिद की बात करें, आप हु हैड द करेज टू बेल द कैट, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सरकार ने एक एफिडेविट देके इस इशू को हमेशा के लिए सॉल्व करने की कोशिश की है। पसमानदा मुस्लिम की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। पिछले दिनों लखनऊ में सूफी संसद, तो सूफी संसद इसी का, ठीक है। लेकिन पठानिया जी, मोहन भागवत जी का जो दौरा था, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? मैं इस पर आपका जवाब जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी, उनके लिए देश, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति वो सबसे बड़ा प्रेफरेंस है। कल उन्हें अपने भाषण में भी एक न्यूज रिपोर्ट को उनका खंडन किया है कि मैं कोई और डॉक्टर हूं, ये मेरे विषय का नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने खुद भी इसका भागवत जी के इस दौरे की शुरुआत आप देखिए कहां से हुई थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर का जो कोर ग्रुप है उसके साथ भागवत जी के दौरे की शुरुआत जम्मू में हुई थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का भागवत जी के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। जी, मैं खंडन करूंगा आपका। सुने अबू हुरैरा जी, भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की एक्सक्लूसिव बैठक
माननीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी के साथ नहीं हुई है, मैं आपके चैनल में बता रहा जी। हूँ। हाँ, एक विशेष विभिन्न संगठनों को, मेरा कहना 36 के पास संगठन थे जिनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने सामूहिक तौर पर संबोधित किया है, और उन 36 संगठनों में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता उसमें गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आइडियोलॉग है, एक आइडियोलॉजिकल एक फिगर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ रूपरेखा। नम्रता जी जवाब दे रही हैं जी। नम्रता शर्मा, नम्रता जी मुस्कुरा रही हैं, देश के नम्रता जी मुस्कुरा रही हैं। जब आप मोहन भागवत जी को और बीजेपी को अलग अलग कर रहे हैं तो वो मुस्कुरा रही हैं जी। नम्रता जी देखिए, देश के अंदर नागपुर भारतीय जनता पार्टी को चलाता है और जम्मू के अंदर केशव भवन से भारतीय जनता पार्टी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक आम नागरिक भी इस बात को जानता है। इस पे स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है पठानिया साहब। अगर बीजेपी इस मंत्र को जानती है और वो पसमानदा मुस्लिम्स की भी बात करती है, तो एक जो एमपी जो चुन के जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर किस तरह से अभद्र व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और उसका उस सांसद के व्यवहार की माननीय स्पीकर महोदय और भारतीय जनता पार्टी ने उसी वक्त उसको कंडेम किया। बेदूरी जी का व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, स्पीकर ने उसी वक्त कंडेम किया, प्रिविलेज कमेटी को, एथिक्स कमेटी को वो केस रेफर किया गया, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पे अपना पल्ला उससे झाड़ा। नम्रता जी, मैं राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करना था तो विद इन अ डे आपने किया, और बेदूरी जी को सिर्फ आप कंडेम करते हैं, तब तक ये कड़ी निंदाओं का दौर भारतीय जनता पार्टी चलाती रहेगी। देखिए, जब जहां पे एक्शन लेने की जरूरत थी वहां एक्शन लेते नहीं है। देखिए, मैं पठानिया साहब, आप गलत बात को आप बहुत, मैं आपका सम्मान करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आप बड़ी लॉजिकल तरह से बात करते हैं। आज आप जो लॉजिक दे रहे हैं, क्या आपका मन उसको मानने को तैयार है? आप क्या मानते हैं कि एक खाली मेरा एक लाइन कड़ी निंदा करना या ये एक लाइन सुन रहा है मेरी पे, कड़ी निंदा करने से संसद के पटल पे देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, देयर इज एन एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संसद के पटल पे। But even then, the behavior of Mr. Bedouri, it had been referred to the ethics committee of the parliament, and I am hopeful very soon the parliament will take it up. Platform to all that how BJP is using all the tools to make them their personal, I must say, servants. They are using all the agencies. So you can say that चलिए ठीक है, they have the constitutional. देखिए, 3 दिन का आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का दौरा था। दौरा तो एक तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन इस दौरे के क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में, कितना फायदा बीजेपी को होगा आने वाले दिनों में मोहन भागवत जी के इस दौरे से, और जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है क्या उस पर एक तरह से अमल किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलेंगे और मुसलमानों को भी एक कॉन्फिडेंस में लिया जाए, पार्टी के साथ उनको जोड़ा जाए। तो क्या आने वाले दिनों में मोहन भागवत जी के इस दौरे का जम्मू कश्मीर में बीजेपी फायदा उठा पाएगी? देखना भी बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएस पठानिया जी और मनोज कोल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए 4 कार्यकारी अधिकारियों और 1 अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर आपसी सहमति बनाने के लिए दोनों पार्टियों के नेता मुलाकातें कर रहे हैं। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ समारोह कल होगा और करगिल प्रशासन ने 18 अक्टूबर को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए नवनिर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी LAHDC करगिल की पहली बैठक बुलाई है। उधर खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सत्ता साझा करने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक दोनों पार्टियों से 2.5 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनना तय हुआ है। ऐसी रूमर फैले थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि 12 सीटें आपने जीती हैं, आप ये भी एक मशवरा कांग्रेस को दे रहे थे कि 2.5 साल आपका पहले हो सकता है। कांग्रेस को आप कह रहे थे कि हम पहले 2.5 साल के चेयरमैनशिप भी लेंगे और एग्जीक्यूटिव जो 4 हैं वो भी हमारे ही हो सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि 2 एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो कांग्रेस के होंगे और 2 उसके होंगे। तो बीच में ये भी आ रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती थी, मतलब ऐसा क्या? ऐसा नहीं है। ये जब 12 सीटें हमको मिली हैं, 10 कांग्रेस को मिली हैं, 2 इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी हमारी ही सपोर्ट से बने हैं, इसलिए
मैंने जब कहा आपको कि लोगों का जो मैंडेट है उस मैंडेट पे पूरा उतरने के लिए नेगोशिएशन होती हैं और नेगोशिएशन चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनका व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है, वो डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद जो कौंसिल जैसे भी बनेगा वो लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा और एक आध दिन में वो फैसला शाम तक आ जाएगा। तो वहाँ चूंकि जो लोकल लेवल पे क्या हो रहा है वो मैं इससे बाखबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना खबर है कि लोगों का मैंडेट जो है उसका हमें एहतराम करना है और हमने उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, करगिल में एक तो ये लग रहा है कि बात एक तरह से बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि पहले समीर इस तरह की भी खबरें आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर और सीट को लेकर, ओहदे को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि बात बन गई है और 2.5 साल का जो कार्यकाल होगा वो एनसी और कांग्रेस में एक तरह से बटेगा। देखिए हुरेरा, आपने सही कहा, लगता है कि बात तो बन गई है, लेकिन अभी भी कंसल्टेशंस का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। आज भी मीटिंग है दोनों पार्टीज के लीडरों की, जो नए निर्वाचित हुए हैं काउंसलर्स, उनकी गुप्त मीटिंगें हैं, इंडोर मीटिंग्स हैं। कल भी ये चलता रहेगा। कल शपथ भी है और परसों चेयरमैन बनना है, उसका नियुक्ति करनी होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है, और 4 जो एग्जीक्यूटिव है उनकी शपथ, उनकी फाइनलाइजेशन होगी, उनका भी नियुक्ति परसों होगी। तो अगले 2 दिन जो है 17 और 18 तारीख बहुत ही हेक्टिक रहेंगे। करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए हैं उसका जो फर्स्ट फेज है वो कंक्लूड हो गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें, कांग्रेस ने 10 सीटें और इंडिपेंडेंस ने 2 और बीजेपी ने 2 सीटें ली थी। लेकिन अब जो सेकंड फेज में इस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का स्ट्रक्चर बनना है और स्ट्रक्चर में 4 एग्जीक्यूटिव होते हैं और 1 चेयरमैन होता है। अगर हम 4 एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ऐसी पहले चर्चा आई थी, लेकिन जो बाद में जिस चर्चा पे अब विराम लग गया है, पहले ये चर्चा चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चाहती है कि एक तो उसका चेयरमैन बने और जो 4 एग्जीक्यूटिव हैं उसी के बने पहले 2.5 साल के लिए, और उसके बाद वो अगले 2.5 साल में कांग्रेस को एक तो ये 4 एग्जीक्यूटिव और 1 चेयरमैनशिप देना चाहती थी। लेकिन बात उस पर नहीं बनी है दोनों में, और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले चेयरमैनशिप लेगी, 2 एग्जीक्यूटिव उनके होंगे और 2 कांग्रेस के होंगे, और जब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो उसके बाद कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा, 2 एग्जीक्यूटिव कांग्रेस के और 2 एग्जीक्यूटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदस्तूर रहेंगे। अगर हम पिछले तो बिल्कुल समीर, क्योंकि अभी तो एक तरह से कहा जाए एक शुरुआत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक तरह से बात बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस और सरकार और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान के पैकेज के भाग्य को अधर में लटका दिया है, जिससे आपदा प्रभावित नागरिकों में चिंता और निराशा पैदा हो गई है। हिमाचल आपदा से उबरने के लिए लगातार जूझ रहा है। यहां लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और लोग आपदा के बाद अपनी जिंदगी संवारने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र से लगातार राहत पैकेज की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के बीजेपी नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार ने पैकेज की घोषणा की है, लेकिन सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इसे जमीन पर लागू नहीं कर पा रही है। तो हिमाचल में ये सियासत शुरू से ही देखने को मिल रही है, लेकिन अब जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो ऐसे में अब केंद्र की तरफ से जो पैकेज मिलना चाहिए उस पर सियासत कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और इस पर और चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी शिमला से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, लगातार इससे पहले भी हमने देखा कि आपदा के बीच में भी राहत पैकेज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस यानी सरकार और अपोजिशन में नोकझोंक हुई थी। कई बार सवाल और जवाब का दौर भी एक तरह से चला, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस की जबानी जंग तो चल रही है, लेकिन आपदा के जो पीड़ित हैं उन्हें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना रणबीर करना पड़ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर बता दें कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर अपने बजट से एक जो विशेष राहत पैकेज जारी किया है 4500 करोड़ रुपए का, और उसको लेकर जो एसओपी अभी तैयार हो रही है कि किस तरह से ये राशि जो है जो प्रभावित है, आपदा प्रभावित है, उन तक ये पहुंचेगी। इसके लिए अभी जो है जो कागजी कार्रवाई जिसे कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। देखिए, जहां तक आपदा को लेकर जो केंद्रीय मदद की जहां तक बात है, तो राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि जो आंकड़े उनके पास केंद्र की तरफ से मिले हैं, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से जो मदद आई है, वो अब तक 750 करोड़ के आसपास है। और ये वही राशि है जो वो राशि है जो हर साल हर राज्य को आपदा के समय मिलती है, और दूसरी वो राशि जो एडवांस जो दिसंबर में मिलनी थी राशि, वो जो है उसे एडवांस कर दिया गया है केंद्र की तरफ से। और राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि जो इस वक्त जो आपदा आई है उसको लेकर एक भी रुपया जो है केंद्र सरकार ने दिया नहीं है, जबकि केंद्र की तरफ से तीन बार जो केंद्रीय टीम यहाँ हिमाचल आकर गई है और जगह जगहों पर नुकसान का आंकलन करके गई है। तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहे हैं। और जहां तक केंद्र सरकार के दावों की बात है, केंद्रीय मंत्रियों के दावे की बात है, यहाँ भाजपा नेताओं के दावों की बात है, वो भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर केंद्र से कोई मदद आई होती तो वो जो विशेष आपदा राहत पैकेज राज्य सरकार ने जो जारी किया है उसमें उसका जिक्र जरूर होना था, क्योंकि 3500 करोड़ का पैकेज अलग है और उसमें 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है वो मनरेगा के तहत है। ये भी राज्य सरकार अपने बजट में अपने राहत पैकेज में इसकी घोषणा की है। लेकिन थोड़ा और इंतजार जो आपदा प्रभावित है उनको करना होगा, क्योंकि अभी जैसे ही जो विशेष राहत पैकेज है इसके एसओपी जारी होगी, उसके बाद ये प्रभावितों तक ये मदद की राशि पहुंचेगी। फिलहाल जो है अभी इंतजार इसी बात का किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं बिल्कुल मिली है। रणबीर, देखिए सरकार और अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी की नोकझोंक और ये जो बयानबाजी है, ये तो जाहिर सी बात है कि चलती रहेगी, ये पहले से भी चल रही थी, चलती रहेगी। लेकिन इस लड़ाई में जो पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाए, या जो पीड़ित हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें, उनकी कितनी जल्दी मदद की जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।